ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेल्थ लाइव में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि अगर आपको ये इंश्योर करना है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ग्रोथ है या बाल हैं किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, तो आप एक साथ पूरा ना करा के सर्जरी थोड़े थोड़े बालों का करा सकते हैं। तो कितनी सिटिंग्स जो होती है उसकी जनरली वो रिक्वायर्ड होती है? देखिए, पहली सिटिंग सिर्फ ये है आपको तसल्ली देने के लिए पेशेंट को कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्या बाल वाकई में उग जाएंगे, क्या बाल उगने के बाद नेचुरल लगेंगे। अब अगर कोई बोलता है मैं सिर्फ 200 बाल पहले लगाना चाहता हूँ, तो हमें कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, लगाइए, देखिए अच्छी तरह से उगेगा, उसके बाद अपनी मर्जी है, आप चाहे एक ही बारी में उसके बाद पूरे का पूरा करा लीजिए, या कई बार लोग होते हैं बोलते हैं नहीं किसी को पता नहीं चले इसलिए हम थोड़ा 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 करके कराते हैं। ग्रेजुअली चेंज होगा अपीयरेंस, एकदम से ना हो, तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर गुजरात से। हेलो हेलो, बताएं मोदी जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट लिखा है जी, वो कैसे होगा? बाल का, बाल मेरे बसी पे बाल कम है एकदम। जी, प्रोसीजर के बारे में ये जानना चाहते हैं सर। हेयर ट्रांसप्लांट में बालों की जड़ ली जाती है। जो बालों की जड़ ली जाती है वो साइड वाले बाल या सर के पीछे वाले बाल ले सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी भर उगते रहते हैं। प्लस इसके अलावा हम दाढ़ी के बाल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी दाढ़ी काफी स्ट्रांग है, और अगर बॉडी पे घने लंबे बाल हैं तो उनको भी यूज कर सकते हैं, ताकि जितने भी एरिया है उस पे हम ट्रांसप्लांट कर सकें। जब ट्रांसप्लांट कर दिया तो फिर उसके बाद ये बाल उगते रहेंगे नेचुरली। जी, नेक्स्ट कॉलर हिमाचल से डॉक्टर। हेलो हेलो हेलो, बताएं विकास जी, क्या जानना चाहते हैं? ट्रांसप्लांट के बाद सिर में कोई और परेशानी तो नहीं होती? जी, हेयर ट्रांसप्लांट स्किन के ऊपर ही होता है, मतलब उसमें हम सर के अंदर कहीं नहीं जाते, तो उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट एक चीज के कि अगर हम स्टिच वाला मेथड करेंगे तो उसमें पीछे यहाँ निशान रहेगा स्टिच का। अगर आप शेव ऑफ करेंगे या बाल शायद बहुत छोटे काटेंगे तो वो स्टिच का निशान पता चलेगा, बाकी उसके अलावा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला है कि इंश्योर करने के लिए जो पेशेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है कि उसको 100 बाल या 200 बाल एक बार में प्लांट करा सकता है, तो कितने दिन तक उसके ये रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? नेगेटिव तो होते नहीं है, लेकिन हाँ, पेशेंट की तसल्ली के लिए उसको 6 महीने के अंदर पता चल जाता है आराम से कि बाल उग रहे। जी, हमारे पास ऐसे कई केस आते हैं जो कराते हैं, जरा सा कराया, उनका एक बार जब डर खत्म हो गया तो 2 हफ्ते बाद ही आ जाते हैं, अब उनको समझ आ गया कोई दिक्कत वाली नहीं। मेन है कि उनको डर किस बात का है, किसी को डर होता है इंजेक्शन का, किसी को डर होता है कि सर्जरी का नाम है, पता नहीं सर के ऊपर होगा क्या होगा, लेकिन मेन चीज अगर कोई देखना चाहे कि हाँ ये बाल उगेंगे, नेचुरल लगेंगे, तो उसमें 6-8 महीने से ज्यादा नहीं लगता। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर पटना से। हेलो हेलो बताएं शशि जी, क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी दिसंबर में ट्रांसप्लांट कराया था। जी, तो दिसंबर में जो ट्रांसप्लांट कराया था मैंने, तो उसके बाद मेरी ट्रांसप्लांट तो जहाँ पे जिस एरिया में ट्रांसप्लांट हुई थी वो तो अच्छा है, लेकिन अभी पीछे से जहाँ से ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद जो पीछे के एरिया में जी, वहाँ से कुछ बाल ज्यादा वहाँ पे गिर रहे हैं, तो वहाँ खाली हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि उसका जी क्या? हाँ, ये सेम चीज है जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि अगर हमारी स्पीड ऑफ हेयर लॉस बहुत तेज है, यानी जल्दी बाल गिर रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज्यादा हेयर लॉस का, तो एडवाइजेबल रहता है कि हम वेट करें जब थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। नहीं तो जैसे आप सिचुएशन बता रहे हैं कि जहां हमने ट्रांसप्लांट किया वहां तो बाल उगने लग गए, उससे 1 या 2 उंगली पीछे के और गिर गए, तो वो नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट है। उसके लिए मतलब दवाइयां कोशिश कर सकते हैं लेने की, लेकिन ज्यादातर दवाइयां कामयाब नहीं होती इस तरह के हेयर लॉस को रोकने में। उसके लिए और ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए या वेट करो कि आपका हेयर लॉस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए तभी ट्रांसप्लांट करो। जी डॉक्टर साहब, हेयर फॉल की बात आई है तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी हेयर फॉल होता है? 2 अलग अलग चीजें हैं, हेयर फॉल और हेयर लॉस। जी, हेयर फॉल तो हर किसी को होता है, आपके घने बाल हैं, आप कभी देखेंगे कि थोड़े बहुत बाल तो गिरते हैं, बिल्कुल, वो लेकिन रूट्स वहीं रहते हैं, वो दोबारा उग जाते हैं। और हेयर लॉस होता है जब बाल गिर गए तो उसके बाद दोबारा नहीं उगना। जी, तो ट्रांसप्लांटेड बाल जो हैं उसमें हेयर फॉल आप नोटिस हो सकता है करें, क्योंकि 10% बाल एट ए टाइम गिर रहे होते हैं, 90% उग रहे होते हैं, लेकिन हेयर लॉस नहीं होता।
मतलब एक बार हमने अगर यहाँ बाल लगा दिया तो जिंदगी भर 60 साल 70 साल की उम्र तक ये वाला बाल ट्रांसप्लांटेड बाल उगता रहेगा। जी ठीक। डॉक्टर साहब एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। हेलो, बताएं राहुल जी, क्या जानना चाहते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जी कितने दिनों तक हमें रेस्ट करना होगा? जी रेस्ट का ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होता। मतलब अगर आप स्टिच वाला मेथड भी करा रहे हैं जो थोड़ा ज्यादा इन्वेजिव माना जाता है, तो एक ज्यादा से ज्यादा एक दिन का रेस्ट करके आप उसके बाद नॉर्मल काम रिज्यूम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे किसी के स्कार होता है तो क्या उस एरिया में अगर वो प्लांट कराना चाहता है हेयर्स तो हो सकते हैं या ये नहीं पॉसिबल? हाँ, स्कार जैसे आपने बोला तो अलग अलग किस्म का हो सकता है। हो सकता है चोट लगने से बना हो या सर्जरी का स्कार हो सकता है, जलने से हो सकता है, सर्जरी से। तो हमें एक बार देखना पड़ता है कि किस टाइप का स्कार है। स्कार में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं बाल, लेकिन स्कार में ब्लड सप्लाई कम होता है नॉर्मल से। इसलिए अगर स्कार बहुत मोटा है या बहुत चौड़ा और मोटा है तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि पहले थोड़ा सा कराएं, देखें, फिर और कराएं। अगर वही स्कार पतला है, जैसे बर्न का स्कार है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें रूटीनली हम करते हैं और वो बाल बहुत आसानी से उगते हैं। नेक्स्ट कॉलर है पंजाब से डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी। हेलो, बताएं रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, ये हमारे जो सिर के बाल हैं, हमने बहुत तेल बदले हैं लेकिन हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जी बाल झड़ना और हेयर लॉस दो, जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग चीज है। बाल बढ़ने के लिए हमको कई चीजें देखनी होती हैं, जैसे आप अपने डॉक्टर, नजदीकी डॉक्टर से चेकअप कराएं, हार्मोन्स के बारे में, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज का दिक्कत तो नहीं है, आपका डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर बहुत क्रैश डाइट करते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसमें बाल बहुत गिरेंगे। और एक और सिचुएशन जिसमें बाल बहुत गिरते हैं वो है प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद, मतलब डिलीवरी होने के, बच्चा होने के 3 महीने बाद अमूमन लेडीज में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसको टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। अगर हम खुराक ठीक रखें, क्रैश डाइट में नहीं जाएं, तो विद इन अबाउट 6 मंथ्स वो बाल वापस उतने ही घने उगाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे ऑयलिंग की बात इन्होंने करी है, तो जो हम अपने नॉर्मल बालों में केयर करते हैं कि ऑयलिंग करना है, हिना लगाना है, या फिर कुछ लोग एग लगाते हैं, दही लगाते हैं, तो इस तरह की केयर भी इन ट्रांसप्लांटेड हेयर को होती है? नॉट रियली, स्पेशली अलग से करने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जो हम आपने ये सारी चीजें बताई, ऑयल, हिना, ये सब एक्चुअली में ये कंडीशन कर रहे हैं हम बालों को जी। कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या करती है, एक बाल के आसपास स्मूथ परत बना देती है ताकि वो अटके नहीं और सॉफ्ट रहे। उससे अब उसके लिए चाहे आप महंगा कंडीशनर खरीदें, चाहे ऑयल लगाएं, कोई सा भी सरसों का, सेम काम करते हैं। करना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन उससे रूट का जेनेटिक कैरेक्टर नहीं बदलेगा। अगर जेनेटिकली आपको प्रीडिस्पोज्ड है हेयर फॉल के लिए, वो नहीं बदली हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर एमपी से। हेलो। हेलो, बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अगर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैडम उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? जी, खर्चा डिपेंड करता है कई चीजों पे। एक तो 2 मेन चीजें हैं कि कितने एरिया पे कराना है, यानी कितने ज्यादा बाल लगाने हैं। जितने ज्यादा बाल लगाना होगा उतना ज्यादा खर्चा होता है। जिसमें जो वर्ल्ड ओवर जो लीडिंग क्लिनिक्स है, हम लोग जो चार्ज करते हैं वो बाय नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स करते हैं, यानी एक ग्राफ्ट इक्वल टू 2 हेयर फॉलिकल, 2 हेयर फॉलिकल के करीब। दूसरा होता है कि कौन सी टेक्निक से कराना चाहते हैं। वही अगर हम कम कॉस्ट वाले में जाना चाहते हैं तो वो होता है जो स्टिच वाला टेक्निक, जिसमें यहाँ पे एक स्टिच लगेगा और बाकी वो, तो उसमें 1 से 2 लाख के बीच में पूरा का पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। वही अगर हम स्टिचलेस मेथड से जाना चाहेंगे तो उसमें नेचुरली कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे काफी सारे कॉल्स भी आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, आपने उनके मिथ्स भी दूर किए हैं, फैक्ट्स भी बताए हैं उनको। कौन कौन पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट को करा सकता है, यानी कोई एज ग्रुप उसमें आपको फॉलो करना होता है, या अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है या थायराइड की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कोई डिजीज देखनी होती है, किस तरह से आप रेकमेंड करते हैं और डिसाइड करते हैं? नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट 2 बड़ी कैटेगरीज के लिए एडवाइजेबल होता है। एक तो
एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी जी। पैटर्न बॉल्डनेस, जैसे हमने देखा है एक पैटर्न में हेयर लॉस होता है लोगों को, जी। वो वाला, वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, जेनेटिक होता है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरा एक चीज जिसमें जैसे कोई भी चोट या बर्न वगैरह हो, उसमें करते हैं। जी। उसके अलावा और किसी भी किस्म का हेयर लॉस हो रहा हो तो उसमें पहले इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अब जैसे थायराइड वाला प्रॉब्लम आपने बताया, या हार्मोन्स, और भी कई हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, उसमें ये काम नहीं करेगा। अब कई जगह एलोपेशिया एरिएटा होता है जिसमें बाल ऐसे गोल से हिस्से में गायब हो जाते हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं, जी। उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। हम्म, तो वो एक बार नजदीकी जो भी स्पेशलिस्ट होता है उससे एक बार चेक कर लें कि एक्चुअली ये हेयर फॉल का कारण क्या है। जी। 90% ऑफ केसेस हेयर फॉल का कारण एंड्रोजेनिक या पैटर्न हेयर लॉस होता है, जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इन सारे रीजंस को जानने के बाद डॉक्टर साहब किसी भी एज ग्रुप का इंसान हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो किसी भी, हमने 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक हर किस्म के पेशेंट्स का किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आपको कोई मेजर बीमारी ना हो। जी। अगर आपको कोई मेजर हार्ट कंडीशन है या ऐसा है जिससे कि आपको सर्जरी किसी भी किस्म की नहीं करा सकते, बारिंग दैट एज का कोई डिफरेंस नहीं। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर अरविंद पोसवाल से और जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह की टेक्निक है और सारे मिक्स के बारे में जाना, सारे ही फैक्ट्स के बारे में जाना। अगर आपको भी डर लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सारे डर को आप दूर कर सकते हैं और ये निश्चित कर सकते हैं कि अगर आपको जरूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की तो बिना किसी डर के आप निश्चिंत होकर हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। उसके लिए आप डॉक्टर अरविंद से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए